नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि हम बात कर रहे थे आपके लेसन नंबर 10 के बारे में, तो आज हम उसका अगला पार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं आज पार्ट को यहीं समाप्त करने की। तो देखिए, आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और इस पर जो घटना है उसके बारे में बात करेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है और ये किस तरह काम करता है और ये अपने लिए क्या क्या काम करता है उसके बारे में। तो देखिए, शुरू करने से पहले अपन देख लेते हैं कुछ विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा क्या होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या कहता है कि अगर किसी कुंडली, अब देखो कुंडली क्या होती है, अगर तांबे की विद्युत रोधी तांबे की तार को ऐसे लपेट देते हैं, जैसे मान लो मैंने इसके ऊपर ये लोहे की कोई रोड है जिसके ऊपर विद्युत रोधी का मतलब क्या होता है कि जो आपस में टच करने पर शॉर्ट नहीं हो, उसके ऊपर क्या लगा हो, कवर लगा हो जिससे वो शॉर्ट नहीं हो। ऐसे इसके ऊपर बहुत सारी लपेट देते हैं तो वो क्या बन जाती है, कुंडली। एक हिस्सा इधर से तार का निकालो, एक इधर से, तो वो क्या है, कुंडली। ठीक है, तो देखो ये कुंडली बनी हुई, ये गैल्वेनोमीटर है। ये क्या है, गैल्वेनोमीटर। देखो गैल्वेनोमीटर का कार्य क्या है पहले बता देते हैं कि अगर इसके अंदर कोई विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये इसके अंदर सुई में विक्षेप दिखाएगा, यानी कुछ मान दिखाएगा। तो देखो क्या परिभाषा है विद्युत चुंबक, किसी कुंडली एवं छड़ चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगर आप इसके ऊपर चुंबक लेके मान लो, यहां अपने पास एक चुंबक है, यह है N, S और N मान लेते हैं। ठीक है, ये चुंबक लेके अभी यहां चुंबक रुकी हुई है तो कोई भी विक्षेप नहीं होगा। अब देखो चुंबक को क्या किया मैंने, पास लेके आया। अगर चुंबक को पास लाएंगे तो देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कैसे जाएगा, इसके अंदर से ऐसे निकलेगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो इसके अंदर से जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है चुंबकीय बल रेखा इसके अंदर से गुजरेगी। ठीक है, अगर आप इसको दूर ले जाएंगे या इसको दूसरे हिस्से को इसके पास में लाएंगे, अब देखो आप इसको वापस दूर ले गए तो आपको देखो अगर चुंबक रुकी हुई है तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी मान नहीं दिखाएगा, ये जीरो पर है, अभी कोई भी विक्षेप नहीं दिखा रहा है, मतलब जीरो पर है। अगर आप इस चुंबक को आगे की तरफ ले जाएंगे तो ये कुछ विक्षेप दिखाएगा इस तरह से, और आप इस वापस लाएंगे तो ये विक्षेप किस तरह दिखाएगा, इस तरह से, यानी कुछ ना कुछ विक्षेप दिखाता है। मतलब इसके अंदर आप कुंडली और चुंबक के बीच लगातार ऐसे ऐसे गति कराते रहो। ये मान लो आप कुंडली है, इस तरह से कुंडली रखी हुई है और मैं क्या कर रहा हूं, ये चुंबक है मेरे पास मार्कर पर, ये डस्ट क्या है, अगर मैं इसको लगातार ऐसे ऐसे हिलाता रहूं या कुंडली को ऐसे हिलाता रहूं, चुंबक को एक जगह रखूं, तो इसके अंदर क्या हो जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। क्या प्रवाहित होने लग जाती है, विद्युत धारा। तो इसी को ही क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी आप कुंडली और चुंबक के बीच लगातार सापेक्ष गति कराएं तो क्या होता है, उसके अंदर चुंबकीय जो चुंबकीय क्षेत्र उसके अंदर से गुजरता है उसके कारण क्या होता है, कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी को ही कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगर आप इसको S हिस्से को इधर ले जाएंगे तो विक्षेप उल्टा दिखाएगा। अगर आप इसको ऐसे ले जाते, अगर मान लो ये S इधर होता, इधर N होता और इधर S होता, तो ये चुंबकीय सुई कैसे विक्षेप दिखाती, इस दिशा में विक्षेप दिखाती, उल्टी दिशा में। ऐसे न दिखाने कैसे दिखाती, इस तरह से। तो देखो सिंपल सी परिभाषा है, किसी कुंडली एवं छड़ चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण उत्पन्न विद्युत प्रभाव को क्या कहते हैं, उसके अंदर क्या हो जाता है, उत्पन्न विद्युत उत्पन्न हो जाती है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। दोबारा से देख लो, ये कुंडली है, यहां से चुंबक आप स्थिर रखे हो, कुंडली भी रखी हुई है और चुंबक भी रखी हुई है। तो देखो कोई भी उसके अंदर, जैसे मान लो ये मैंने कुंडली रख दी, यहां पर ये कुंडली रखी हुई है और इसको मैं चुंबक को यहां रखा हूं, तो जब रखे हुए हैं तब कोई भी मान नहीं दिखाएगा, जब रखा हुआ है तो कोई भी विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। आप कुंडली को यहां रखे चुंबक को इसके पास लेंगे तो ये क्या हो गई, विद्युत धारा उत्पन्न होने लग जाएगी। अगर आप इसको पास लाके रोक भी देंगे तो भी वापस जीरो हो जाएगा। अगर इसको वापस यहाँ पे रोक दिया तो भी ये मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, लगातार गति कराते रहना। अगर इसे दूर ले जाएंगे तो उल्टी दिशा में विक्षेप दिखाएगा। अगर ये N की जगह S को इधर रखते तो उल्टा विक्षेप होता है, ये जो विक्षेप है वो उल्टा होता। तो देखो इसका मतलब क्या है,
कुंडली एवं छड़ चुंबक के बीच सापेक्ष गति, सापेक्ष का मतलब समय के साथ लगातार गति, जैसे ऐसे ऐसे गति होती रहनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। अगर ये रुकेगा तो फिर विद्युत धारा का मान 0 हो जाएगा, यानी विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो ये होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण। अब देख लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। सिंपल सी परिभाषा है, बहुत बार पूछी जाती है पेपर के अंदर, तो इसको भी याद रखना है। चुंबकीय फ्लक्स देखो, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली से, अब देखो ये चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ही तो कुंडली रखी हुई है, जितना इस चुंबक का क्षेत्र है इसके अंदर अगर कुंडली को रख दें तो उससे गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखा है, तो इसके अंदर से ही गुजरने वाली, वैसे चुंबकीय बल रेखा है तो इससे बाहर से भी जा रही है, इधर से भी जा रही है, इधर जा रही है, ऐसे ये चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है। लेकिन अपने क्या करना है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली से गुजरने वाली, जो सिर्फ कुंडली के अंदर अंदर से गुजर रही है, सिर्फ इतने इतने क्षेत्र से जो गुजर रही है, बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इस क्षेत्र के अंदर से, कुंडली के अंदर से जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है इस कुंडली के अंदर से, उन्हीं को ही क्या कहेंगे, इस कुंडली के लिए चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। बाहर से गुजर रही है वो चुंबकीय फ्लक्स नहीं है, जो इस कुंडली के अंदर से गुजर रही है, बस है तो वो चुंबकीय क्षेत्र रेखा ही, लेकिन वो इस कुंडली के अंदर से गुजर रही है तो उनका स्पेशल नाम दे दिया चुंबकीय फ्लक्स, जो इसके अंदर से गुजर रही है सिर्फ। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखना, 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर। क्या मात्रक होता है, वेबर। अच्छी तरह याद रख लेना, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। तो ये हो गया अपने चुंबकीय फ्लक्स के बारे में, अच्छी तरह याद रखना। आगे जो हम विद्युत जनित्र पढ़ेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बार परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि पिछली बार इसमें नहीं पूछा गया, तो इस बार बहुत चांसेस है कि या तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या दिश धारा जनित्र दोनों में से एक जरूर पूछा जाएगा। लेकिन वो पूरा का पूरा इसके ऊपर निर्भर है कि जैसे जैसे अपन अगर चुंबकीय क्षेत्र में लगातार परिवर्तन करते रहें कुंडली के सापेक्ष और इसके बीच, तो उसके अंदर विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो सीखते हैं कैसे उत्पन्न होती है विद्युत धारा। तो अब आगे देखते हैं विद्युत धारा जनित्र। विद्युत धारा जनित्र क्या करते हैं, जैसे अपन घरों में काम लेते हैं जनरेटर क्या काम करते हैं, जनरेटर यानी एक मशीन है, यानी यंत्र है, तो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, अपने को उससे क्या मिलती है, विद्युत ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, वो है विद्युत जनित्र। देखो विद्युत जनित्र है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन करेंगे जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपने पहले पिछली बार में सीखा था, लगातार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन यानी कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति कराने से जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो उसी के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। तो देख लेते हैं विद्युत धारा जनित्र होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र। अपने घरों में जो आती है वो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है। ये क्या है, हर समय के बाद इसकी दिशा बदलती है, हर कुछ समय के बाद में दिशा लगातार बदलती रहती है। दिष्ट धारा जनित्र होती है जिसकी दिशा एक ही रहती है। ठीक है, यानी ये प्लस और माइनस दोनों में काम करती है, एक बार प्लस में होती है एक बार माइनस में, ये सिर्फ प्लस में ही चलती है, अपन ऐसा याद रख सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसके लिए अपने को क्या याद रखना है, दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र आ गया तो सबसे पहले तो यही लाइनें लिखनी है। अगर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र आ जाए या दिष्ट धारा जनित्र पेपर में आ जाए, उसका सिद्धांत पूछे तो यही बात लिखना है इसके बारे में। ये 2 लाइनें तो सेम की सेम लिखनी है कि जो ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, यह चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, सेम। अब उसके बाद 2 चीजें अपने को और याद रखनी है, क्या है कि एक तो इसकी बनावट कैसे बना हुआ है और दूसरा इसकी कार्यविधि यानी कार्य कैसे करता है। तो देखो पहले इसकी बनावट बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एकदम अच्छी तरह से आपको याद कराया जाएगा, एक ही बार में ये पूरा याद हो जाएगा आपको बनावट, 1 सेकंड में। देखो ध्यान से देखो तो क्या क्या है इसके अंदर, पहले वो देख लेते हैं। तो ये N और S 2 बड़े चुंबक हैं। N और S क्या है, यहाँ पर 2 बड़े चुंबक हैं। ये बीच में ये ऐसे बना हुआ है, इसको बोलते हैं आर्मेचर या कुंडली। ये आर्मेचर और कुंडली क्या होता है, लोहे पर लपेटी अनेक, ये लोहे पर लपेटी तांबे की तार होती है, किसकी, तांबे की, विद्युत रोधी तार। विद्युत रोधी आपको बता दिया था, जिसके ऊपर क्या लगा होता है, कवर लगा होता है, आपस में शॉर्ट नहीं होती जो। ठीक है, यहाँ पर 2 सर्पी बल्ले लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, सर्पी बल्ले, और ये 2 लगे हुए हैं ब्रश, ये क्या है, ब्रश लगे हुए हैं, और इधर लोड यानी अपने को जो भी चीज चलानी है उससे चलाएंगे। तो अब देख लेते हैं एक एक चीज इसके बारे में। तो देखो क्षेत्र चुंबक क्या है, 2 शक्तिशाली चुंबक होते हैं। देखो क्षेत्र चुंबक के बारे में क्या लिखना है, 2 ऐसे रखे हुए, मान लो ऐसे रखे हुए चुंबक हैं, इस तरह से ये रखे हुए 2 शक्तिशाली बहुत बड़े बड़े चुंबक हैं, यानी बहुत ही बड़े बड़े अपन वो 2 चुंबक हैं, उसको क्या कहते हैं, क्षेत्र चुंबक। जिसके बीच में क्या रखा जाता है, आर्मेचर को रखा जाता है।
दो शक्तिशाली चुंबक जिसके बीच आर्मेचर को रखा जाता है। ये क्षेत्र चुंबक के बारे में। दूसरा देखो आर्मेचर। आर्मेचर क्या होती है? एक विद्युत रोधी तांबे की तार से लपेटी अनेक फेरों वाली कुंडली होती है। विद्युत रोधी तांबे की तार लपेटी अनेक फेरों वाली कुंडली होती है। लोहे की अपन कह देते हैं लोहे पर लपेटी। ये जो परत है इसके अंदर ये दिख रहा है, अंदर जो फ्रेम बना हुआ है ये फ्रेम है लोहे का। इसके ऊपर क्या किया है? विद्युत रोधी तांबे की तार लपेटी अनेक फेरों वाली, उसे क्या कहते हैं? आर्मेचर। ठीक है, जिसको चुंबक के बीच रखा जाता है। तीसरा है सर्पिवल्य। सर्पिवल्य क्या होते हैं? यहाँ दो धातु के बने हुए वलय होते हैं। दो धातु के बने हुए वलय। वलय मतलब जैसे रिंग होती है, जैसे अपन कह सकते हैं जैसे इस तरह से बना हुआ, ये इस तरह से बना हुआ होता है। ये वलय हो गए, दो होते हैं, एक ऐसे फिर इसके बाद में एक और लगा, ये बीच में इसके घूमने की जगह। दो सर्पिवल्य वलय किसके बने होते हैं? धातु के। दो देखो ब्रश होते हैं और ये सर्पिवल्य होते हैं वो आर्मेचर के साथ घूमते हैं। ये सर्पिवल्य क्या करते हैं? जैसे जैसे आर्मेचर घूमेगा तो आर्मेचर से जुड़े हुए हैं, तो ये भी इसके साथ क्या करेंगे? घूमेंगे। जैसे आर्मेचर इधर घूम रहा है तो ये भी इधर ऐसे साथ साथ में घूमेंगे क्योंकि इसी से जुड़े हुए हैं। इसके बाद सर्पिवल्य पर दो ब्रश लगे होते हैं। ये कार्बन या धातु के बने होते हैं। ये ब्रश किसके होते हैं? या तो कार्बन के होते हैं, ये धातु के होते हैं। ये सिर्फ इसके ऊपर टच करते हैं। जैसे घूमेगा तो ये घूमता नहीं है। जैसे मान लो ये ब्रश इसके ऊपर टच है ऐसे, तो ये तो घूमेगा सर्पिवल्य, लेकिन ये घूमेगा नहीं, इसके ऊपर सिर्फ टच करते हुए रहेगा। धातु या कार्बन के बने होते हैं। और इनसे क्या है? ब्रश से लोड को जोड़ दिया जाता है। यानी अपने को जो भी चीज चलानी है अपन जनरेटर से अब मान लो जो भी जोड़ना है वो इससे जोड़ लेंगे। तो देख लेते हैं कि एक-एक की परिभाषा क्या है वो देखते हैं। तो अब इसके एक-एक भाग को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं क्षेत्र चुंबक। अभी बताया था, देखो क्षेत्र चुंबक क्या होता है? दो शक्तिशाली चुंबक NS होते हैं, NO और S होते हैं, जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। इसके बीच कुंडली को रखा जाता है। इसके बीच कुंडली को रखा जाता है। दूसरा देखो आर्मेचर या कुंडली क्या होता है? कच्चे लोहे पर लपेटी, यानी ये लोहा एक कच्चे लोहे का फ्रेम है जिस पर लपेटी विद्युत रोधी तांबे की तार की कुंडली होती है। कच्चे लोहे पर लपेटी इस तरह से होता है कच्चा लोहा, उसके ऊपर तांबे की तार, विद्युत रोधी तांबे की तार लपेट देते हैं, जिससे क्या है? कुंडली बनती है। ठीक है, अगला है सर्पिवल्य। सर्पिवल्य क्या होता है? आर्मेचर के एक सिरे से जुड़े, देखो आर्मेचर का एक सिरा ऊपर वाला हो गया, दूसरा सिरा ये, एक सिरे से जुड़े दो धातु के वलय होते हैं। वलय मतलब दो रिंग होते हैं ऐसे, जो रिंग आपको पता है इस तरह से होते हैं, जो कुंडली के साथ घूमते हैं। कुंडली के साथ जुड़े हुए, जैसे जैसे कुंडली घूमेगी, कुंडली इधर घूमेगी तो ये भी ऐसे घूमेंगे। ठीक है, उसके बाद है ब्रश। ये धातु या कार्बन के बने होते हैं। ब्रश किससे बने होते हैं? ये देखो दो ब्रश है, धातु या कार्बन से बने होते हैं, जो सर्पिवल्य को केवल स्पर्श करते हैं। सिर्फ सर्पिवल्य को टच किए हुए यहाँ इसके साथ घूमेंगे नहीं, ऊपर एकदम ऐसे टकरते हुए स्पर्श कर रहे हैं। तथा इससे बाह्य लोड को जुड़ा होता है। इससे बाह्य लोड, अपने को जो भी चीज चलाना है वो इससे जुड़ा होगा। तो ये होगी इसकी बनावट। अब देखते हैं इसकी कार्यविधि, यानी कैसे इसकी लाइट बनती है। तो अब देखते हैं इसकी कार्यविधि, यानी कार्य कैसे करता है। तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल ही आसान है, समझ में आ जाएगा। इसको बहुत ध्यान से देखिए तब ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा ये। तो इसकी कार्यविधि अगर आपने ध्यान से देख ली तो आपको रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, और इसको दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपन कह रहे हैं ऐसे दो चुंबक रखे हुए बड़े बड़े, यानी इस तरह बड़े दो चुंबक रखे हुए हैं। ठीक है, उसके बीच अपनी कुंडली कैसे है? इस तरह से रखी हुई है। ये दो चुंबक हो गए, इसकी कुंडली इसके बीच में ऐसे रखी हुई है। ये बड़े दो चुंबक है इधर, इसके बीच कुंडली ऐसे रखी हुई है। तो अपन क्या करेंगे? यांत्रिक ऊर्जा द्वारा, यानी अपने 11वें पाठ में जैसे सीखा था, बहुत सारे भाप जैसे कई प्रकार पूरे थे, पवन ऊर्जा, पवन यांत्रिक ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये पढ़े थे। तो ये क्या है? इस आर्मेचर को घुमाने के कार्य थे वो आर्मेचर को घुमाने के। तो आर्मेचर को अपन यांत्रिक ऊर्जा द्वारा मान लो इधर घुमा रहे हैं, जैसे आर्मेचर ऐसे रखा हुआ है, ये दो चुंबक इस तरह से, मानो आप दो चुंबक यहाँ रखे हुए, ये आर्मेचर को ऐसे रखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा? आर्मेचर को इस तरह से घुमाऊंगा, यानी दक्षिणावर्त घुमा रहा हूं। तो आर्मेचर को जब यांत्रिक ऊर्जा से दक्षिणावर्त ऐसे घुमाते हैं तो ये कभी तो इसके समांतर, देखो दो चुंबक है तो ये इसके समांतर होगा, कभी क्या हो गया? इस तरह से, यानी इसके लंबवत। लंबवत मतलब इस तरह से ये लंबवत है और इसके ये समांतर है। तो कभी तो ये इसके समांतर और कभी क्या होता है? इसके लंबवत होता है, जिससे चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? देखो अब चुंबकीय फ्लक्स इसके अंदर से बहुत कम रेखाएं जा रही है और ऐसे जाएगा तो बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं इसके अंदर से जाएगी, इधर वाली भी निकलेगी, इधर वाली, दोनों तरफ वाली चुंबकीय बल रेखाएं।
तो ऐसे होगा तो इसके अंदर से ज्यादा चुंबकीय रेखाएं जाएगी और ऐसे होगा तो कम चुंबकीय। तो चुंबकीय फ्लक्स में तो देखो लगातार परिवर्तन होगा, इसमें तो देखो इतनी सी दूर जाते इसके अंदर जा रही है और ऐसे करते इतनी दूर जाने के बाद जा रही है। तो चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होगा। देखो ये इसमें घूमेगा तो लगातार चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन। जैसे दो चुंबक ऐसे रखे हुए, पहले देखो इसमें अंदर कम चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है, जैसे जैसे करेंगे चुंबकीय बल रेखाएं, अब देखो इतना क्षेत्र हो गया, अब इतने क्षेत्र के अंदर से चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है, एक इतने से सिर्फ इतने इतने भाग से, तो ये कम जाएगी। तो चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो रहा है, तो इसके अंदर से क्या बढ़ेगी, विद्युत धारा बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, इसको रोकेंगे नहीं, रुकते ही तो वो जीरो हो जाएगा, तो लगातार इसको इसके अंदर घुमाते रहेंगे। तो घुमाने से क्या होगा, इसके अंदर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो देखो इसको मैं बताऊं कि इसको पहले घुमा रहे तो इसको मैं मान लें कि आर्मेचर इस तरह से है, ये A है, ये B है, ये C है और D है। तो इस तरह से घुमा रहे तो धारा भी देखो इधर से इधर जाएगी, धारा की दिशा भी क्या रहेगी, इधर से इधर, यानी इधर से जा रही है, यहां देखो इधर से ये बिंदु A है, ये B है, ये C है, ये D है, यानी इस तरह से दक्षिणावर्त ये भी जा रही है, पहले A से B में गई और B से C से D में जा रही है, यानी दक्षिणावर्त घूम रही है। लेकिन आधा चक्कर जैसा ही पूरा हो जाएगा इसका, ये आधा चक्कर जैसे ही पूरा हो जाएगा तो देखो बाद में क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, यानी C और D इधर आ जाएंगे, ये इस तरह से। इसको ध्यान से समझना, ये बात आपको समझ में आ गई तो ये लगभग पूरा समझ में आ जाएगा। फिर अब देखो ये D इधर आ गया, C इधर आ गया, B इधर चला गया, A इधर, क्योंकि अब दिशा बदल गई ना। देखो पहले ऐसे था ये, अब ABCD है, फिर ये घूमते 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 आधे चक्कर के बाद ऐसा आ गया, आधा चक्कर पूरा हो गया। तो अब देखो ये अंगूठा पहले इस साइड में था, अब अंगूठा इस साइड में चला गया, यानी AB इस साइड में चला गया। तो अब भी धारा की दिशा कैसे होगी, अब D से, देखो धारा तो ऐसे बह रही है, D से C की तरफ और B से A की तरफ, यानी धारा की दिशा क्या होगी, बदल गई। हर आधे चक्कर के बाद धारा की दिशा लगातार बदलती रहती है। तो पहले तो B1 से B2 में जा रही थी, अब दूसरे में क्या है, B2 से B1 के अंदर जाएगी। तो हर आधे चक्कर के बाद धारा की दिशा बदलती रहती है। पहले आधे चक्कर में दक्षिणावर्त, अगले आधे चक्कर में वामावर्त, यानी धारा की दक्षिणावर्त और वामावर्त मतलब क्या होता है, दक्षिणावर्त होता है घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी घूमती है वैसे, और वामावर्त होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो ये देखो, तो जैसे जैसे इसको लगातार घुमाते रहेंगे तो हर आधे चक्कर के बाद धारा बदलती रहती है। इसी लगातार आधे हर एक चक्कर में क्या होगा, एक बार धारा सीधी चलेगी, एक बार उल्टी चलेगी। तो लगातार धारा में समय के साथ क्या होता है, परिवर्तन। इसे क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। देखो आधे चक्कर में एक दिशा में B1 से B2 में जा रही थी, अगले आधे चक्कर में B2 से B1 में जाएगी, तो ये क्या कहते हैं, इसे प्रत्यावर्ती धारा। तो देख लेते हैं जल्दी से इसमें क्या लिखा हुआ है। जब कुंडली को यांत्रिक ऊर्जा द्वारा घुमाया जाता है, जब कुंडली को किससे, यांत्रिक ऊर्जा से घुमा रहे हैं, तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है। आपको बता दिया, ऐसे रखेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में प्रेरित धारा बहती है। जब कुंडली को दक्षिणावर्त घुमाते हैं तो कुंडली में बार-बार चुंबकीय लंबवत और समांतर होता है। जब कुंडली को घुमाते हैं तो इसके ये कभी इसके लंबवत होती है चुंबकीय, कभी इसके समांतर हो जाती है। तो प्रथम आधे चक्कर में फ्लक्स की मात्रा घटती है। अब देखो पहले ऐसे है, अब इसके अंदर से देखो बहुत सारी जगह से चुंबकीय बल रेखाएं इतनी जा रही है, अब धीरे धीरे ऐसे होगा तो चुंबकीय बल रेखाएं कम जाएंगी। अब इतनी सी जा रही है, इधर तो जगह खाली होगी, तो पहले आधे चक्कर में क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाओं की मात्रा घटती है। प्रथम आधे चक्कर में चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा घटती है। अगर चुंबकीय फ्लक्स जितने कम होंगे उतनी उसके अंदर धारा कम बढ़ेगी। ठीक है, तो धारा का मान क्या हो जाता है, कम होता जाता है। जितना चुंबकीय फ्लक्स ऐसे है तो चुंबकीय फ्लक्स बहुत सारा इसके अंदर से जा रहा है, तो धारा की मान भी ज्यादा है। तो इस आधे चक्कर में धारा की दिशा दक्षिणावर्त यानी B1 से B2 की ओर होती है। आधे चक्कर में कैसे होती है, दक्षिणावर्त यानी ऐसे तो जा रही है, लेकिन B1 से B2 की ओर होती है। लेकिन अगले आधे चक्कर में धारा की दिशा वामावर्त यानी B2 से B1 की ओर हो जाती है, जिससे क्या होता है, इस प्रकार आर्मेचर क्या होता है, एक पूरे चक्कर में निश्चित समय के बाद धारा की दिशा बदलती है। एक निश्चित समय के बाद धारा की दिशा बदलती रहती है। ऐसी धारा को क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना कि भारत में 50 हर्ट्ज, अपने हर कोई चीज चलती है वो 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर चलती है। इसका मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिए। इसका मतलब ये कि ये आर्मेचर घूमता है, वो 1 सेकंड में 50 बार पूरे चक्कर कर लेता है। 1 सेकंड में कितने चक्कर कर लेता है, 50 चक्कर, यानी बहुत तेज चलता है। यानी 1 चक्कर, 2 चक्कर,
ये पूरा घूम के वापस ऐसे आएगा। देखो यहाँ से जैसे मैं डस्टर को बताऊं, डस्टर का ये वाला हिस्सा है, ठीक है, वापस ये आना चाहिए, पहले घूम के ये पूरा ये यहाँ तक आया, तो इसका एक चक्कर हुआ। ऐसे एक सेकंड में 50 चक्कर पूरे कर लेता है, तो उसको क्या कहते हैं, 50 हर्ट्ज कहते हैं। तो ये थी इसकी कार्यविधि। देखो कार्यविधि लगभग उसके सेम ही है। अब देखो अपन दिष्ट धारा जनित्र पढ़ेंगे ना इसका दूसरा भाग, तो उसके अंदर देखो क्षेत्र चुंबक वो कब हो रहेगा बनावट के अंदर, आर्मेचर वो कब हो रहेगा, ब्रश वो कब हो रहेगा, बस इसकी जगह चेंज हो जाएगा, वो अपन देख लेंगे। बाकी वैसा का वैसा बनावट में कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो देखो एक याद करने पर अपनों को दोनों पूरे पूरे अच्छी तरह याद हो रहे हैं, तो वो उसके अंदर याद हो जाएगा। तो अगले में अपन क्या पढ़ेंगे, सिर्फ इसकी जगह क्या आएगा, कम्यूटेटर आ जाएगा, वो अपन पढ़ेंगे। उससे क्या हो जाएगा, धारा की दिशा एक ही रहेगी, बस यही काम करेगा वो। बाकी इसकी तरह वो आधे चक्कर के बाद बदलेगी नहीं, लगातार एक ही चक्कर में लगातार चलती रहेगी। तो ये हो गया। अब देखो ये किस किस पर निर्भर करता है, धारा का मान इसके अंदर, विद्युत धारा का मान किस किस पर निर्भर कर रहा है वो देखते हैं। तो देखो अगर आप चुंबक को बड़ा कर देंगे तो विद्युत धारा ज्यादा बढ़ेगी, तो एक तो हो गया चुंबक क्षेत्र पर। दूसरा देखो आर्मेचर पर, आर्मेचर अगर छोटा है तो भी होगा, तो आर्मेचर के साइज पर। तीसरा इसके अंदर अगर मान लो कम बार तार बलेटी हुई है तो भी कम धारा बढ़ेगी, तो इसके फेरों की संख्या पर। पहला क्षेत्र चुंबक पर, यानी क्षेत्र चुंबक बड़े होंगे तो ज्यादा धारा बढ़ेगी, कम होंगे तो कम धारा बढ़ेगी, यानी धारा चुंबक के क्षेत्र पर निर्भर करेगी। दूसरा आर्मेचर के साइज पर, आर्मेचर छोटा होगा तो भी धारा कम बढ़ेगी, तो आर्मेचर बड़ा कर देंगे तो ज्यादा बढ़ेगी, यानी आर्मेचर के साइज पर। तीसरा इसके अंदर फेरों की संख्या पर, अगर फेरों की संख्या ज्यादा है तो भी विद्युत धारा ज्यादा बनेगी। और चौथा इसका घूमने की गति। चार चीजों पर निर्भर करती है, क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर का साइज, फेरों की संख्या और इसके घूमने का गति। घूमने की गति यानी घूमना, अगर तेज घूम रहा है तो ज्यादा धारा बनेगी, धीरे धीरे घूमेगा तो कम धारा बनेगी। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है, चुंबकीय दिष्ट धारा जनित्र में विद्युत धारा किस पर निर्भर करती है, किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो चार बातों पर, क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर का साइज, तीसरा फेरों की संख्या और चौथा इसके घूमने की गति। तो ये हो गया अपना पूरा का पूरा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। तो अगला देखते हैं दिष्ट धारा जनित्र। तो अब देखते हैं अपना दूसरा प्रकार दिष्ट धारा जनित्र। कौन सा, दिष्ट धारा जनित्र। देखो बिल्कुल सेम है उसके अंदर, चित्र में बस इतना ही चेंज है। यहां पर देखो इस चित्र में क्या था, पहले उस तरह से बना हुआ था, अब इस तरह से बना हुआ है, ये इस तरह से। और इसके साइड में क्या जुड़े हुए, यहाँ पर ब्रश जुड़े हुए, ये B1 और B2 हो गया, ठीक है, ये हो गया B1, ये हो गया B2 और यहाँ ये C1 और C2, ये कम्यूटेटर है। तो देख लेते हैं। देखो क्षेत्र चुंबक क्या होते हैं, दो शक्तिशाली चुंबक है जिसके बीच आर्मेचर को घुमाया जाता है। आर्मेचर क्या होता है, सेम वही परिभाषा, क्या होती है, एक कच्चे लोहे पर लपेटी विद्युत रोधी तांबे की तार की कुंडली होती है। कम्यूटेटर, ब्रश क्या होते हैं, पहले कम्यूटेटर से ब्रश देख लेते हैं। ब्रश क्या होते हैं, जो कम्यूटेटर के ऊपर कार्बन से बने होते हैं या धातु से बने होते हैं, जो कम्यूटेटर के ऊपर स्पर्श करते हैं सिर्फ। अब देखते हैं कम्यूटेटर क्या होते हैं। धातु के बने एक वलय के दो भाग होते हैं, एक वलय यानी पूरा एक भाग था, इसके दो टुकड़े हैं बराबर बराबर, तो एक वलय के दो बराबर भाग होते हैं, ठीक है, जो आर्मेचर के साथ जुड़े होते हैं और इसके साथ क्या करते हैं, घूमते हैं। जैसे जैसे आर्मेचर घूमेगा तो उसके साथ घूमेंगे। तो आगे देखिए, तो ये क्या करते हैं, इसके साथ घूमते हैं। अब देखते हैं इसकी कार्यविधि। कार्यविधि देखो, सबसे पहले क्या है, अपन इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे। सबसे पहले यांत्रिक ऊर्जा वैसे लिखना है, यांत्रिक ऊर्जा द्वारा आर्मेचर को दक्षिणावर्त घुमाते हैं। तो ये क्या होता है, एक बार चुंबकीय क्षेत्र की कभी लंबवत और कभी बार बार लंबवत व समांतर होता है, जिससे चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। वैसा के वैसा लाइन लिख देंगे। अब देखते हैं इसके अंदर, देखो समझते हैं आगे कि जब इसके अंदर प्रथम आधे चक्कर में, देखो प्रथम आधे चक्कर में ऐसा होता है, ये इधर जुड़ा हुआ है, ये दूर जुड़ा हुआ है, इससे ब्रश जुड़े हुए, ये है C1, ये है C2, ये है B1, ये है B2, ये है A, B, C और D। प्रथम आधे चक्कर में क्या धारा ऐसे जाएगी, दक्षिणावर्त धारा है, तो ये ऐसे जा रही है धारा। तो जैसे ही प्रथम आधे चक्कर पूरा हो जाएगा, तो अपन पहले भी बड़ा जैसे समझा था कि क्या हो जाएगा, ये D इधर आ जाएगा, C इधर आ जाएगा, B इधर आ जाएगा और A, यानी इनकी स्थिति क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो देखो अब क्या होगा कि ये जो B1 और B2 क्या होंगे, अब ऐसा होगा कि ये C1
घूमकर इधर आ गया, इधर क्या आ गया C2 और इधर क्या आ गया ये C1। जैसे लिया तो देखो C2 ऐसे घूमेगा तो इधर आ जाएगा और C1 उधर चला जाएगा। इसके संपर्क में कौन सा है B1 और इसके संपर्क में क्या है B2। तो देखो B1 और B2 क्या है, अब C1 के संपर्क में अब धारा कैसे जाएगी, धारा की दिशा देखो एक ही बनी हुई है दक्षिणावर्त, तो ये क्या है धारा की दिशा ऐसे गई, तो पहले भी कहां जा रही थी B2 से दोगे, B1 से B2 के अंदर जा रही थी। अब देखो अब भी कैसे जाएगी B1 से B2 में, इस तरह से जाती है, ठीक है। D से C से B पहले इसमें ली, तो आधे चक्कर के बाद देखो A से B के अंदर जा रही है, किससे A से, देखो इधर A है तो इससे जाएगी A से B के अंदर। अब देखो D से इधर आ गया, तो धारा की दिशा कैसे है, धारा की दिशा तो ऐसे ही है, A से B में देगी, B में C से D, तो यहाँ C2 पे गई, लेकिन C2 से वापस क्या जुड़ा हुआ है B1 ही जुड़ा हुआ है, तो B1 से B2 में ही लगातार बहती रहती है, तो धारा की दिशा एक ही बनी रहती है। इस धारा को क्या कहते हैं, इस प्रकार की धारा को दिष्ट धारा कहते हैं, जिसमें धारा की दिशा समय के साथ बदलती नहीं है, हाँ, पूरे चक्कर में एक ही बनी रहती है, आधे चक्कर में वही दिशा रहेगी, फिर अगले आधे चक्कर में वही दिशा रहेगी, लेकिन पहले आधे चक्कर में क्या होता है C1 है वो किससे जुड़ा होता है B1 से और C2 जुड़ा होता है B2 से, लेकिन दूसरे आधे चक्कर में क्या होता है, ये C1 है वो किससे जुड़ जाता है B2 से और C2 किससे जुड़ जाता है B1 से, जिससे क्या होती है धारा की दिशा एक ही बनी रहती है। तो इस प्रकार की धारा को क्या कहते हैं दिष्ट धारा कहते हैं, ठीक है। इसकी भी आवृत्ति कितनी होती है, वही बात है, वापस किस किस पर निर्भर करेगा, वही चार बातें, क्षेत्र चुंबक पर, कुंडली पर, आर्मेचर के फेरों की संख्या और घूर्णन गति पर, चार चीजों पर निर्भर करेगा। तो ये हो गया इसकी परिभाषा, आप लिख ही लोगे इसको, देखो किस तरह से लिखना है वो आपको बता दिया कि प्रथम आधे चक्कर में धारा की दिशा दक्षिणावर्त होती है और दूसरे यह जिसमें C1 B1 से और C2 B2 से जुड़ा होता है, लेकिन आधे चक्कर दूसरे आधे चक्कर में क्या होता है C1 B2 के संपर्क में और C2 B1 के संपर्क में आ जाता है, जिससे धारा B1 से B2 में ही पूरे चक्कर में B1 से B2 में ही बनी रहती है, समय के साथ धारा में परिवर्तन नहीं होता है, बदलती नहीं है धारा। तो इस प्रकार की धारा को क्या कहते हैं दिष्ट धारा कहते हैं। तो ये हो गया दिष्ट धारा जनित। तो अपना जो लेसन था 10वां लेसन वो इतना ही था, तो आज ये लेसन समाप्त होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो आपको ये लेसन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरह से। अगर कोई पर्सन इसमें समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।